गुड मॉर्निंग दोस्तों। मंगलवार का दिन है। जय श्री राम, जय हनुमान। सुबह के 9:33 हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। काफ़ी दिनों से ठंड थोड़ी कम थी पुणे में, आज थोड़ी है कंपेरेटिवली अदर डेज, बट सुबह सुबह ज़्यादा थी। अभी तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है फिर भी, लेकिन मैं जैकेट पहन के आ गया हूँ। वाइफ ने बोला है तो वाइफ की सुननी पड़ती है बातें। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि काफ़ी बिजी था और छुट्टियां भी चालू हो गई थी। एक्चुअली हमारी तो नहीं, हमारी छुट्टियां होती नहीं है वैसे, बच्चों की छुट्टियां लग गई थी क्रिसमस की, न्यू ईयर की। तो ईयर एंड में आईटी में भी इतना ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, तो आप अपनी एनुअल लीव्स में से लीव्स ले सकते हैं। तो मैंने भी 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी लास्ट 2 वीक्स। और मेरा भाई आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, होम टाउन भोपाल। मम्मी पापा भी एक्चुअली 1 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही थे उसके साथ, मेलबर्न में। तो वो भी आए थे, तो साल भर से उनसे मिले नहीं थे, तो होम टाउन गए। वैसे दिवाली हमेशा हम लोग मोस्टली अपने होम टाउन में ही मनाते हैं, भोपाल में। लेकिन इस साल पापा मम्मी थे नहीं दिवाली पे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया में ही थे, तो इस साल हमने दिवाली पुणे में ही मनाई। तो उस टाइम जाना नहीं हुआ, तो अब साल में एक बार तो अपने शहर, अपने गांव जाना बनता ही है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आपका बचपन हुआ है, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, आपके दोस्त यार हैं, वो गली, वो मोहल्ले, वो शहर। जैसे ही इस दुनिया से उस दुनिया में एंटर करते हैं, एक अलग ही फीलिंग आता है, एक अलग ही, ऐसा बोलते हैं ना कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है कि यार ये वो गलियां हैं जहाँ पे हम लोग घूमा करते थे, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम खेला करते थे, ये वो दुकानें हैं जहाँ से हम चीज़ें ख़रीदा करते थे। तो एक अलग ही फीलिंग आता है वहाँ पहुँच के। अब तो भोपाल लगभग छूट सा ही गया है। जहाँ पे आपकी कर्म भूमि होती है वहीं आपका सब कुछ हो जाता है। हमारे पापा मम्मी भी अपना गांव छोड़ के आए थे। मेरे पापा इंदौर से हैं, तो इंदौर छोड़ के भोपाल में शिफ्ट हुए अपनी जॉब के लिए। तो इंदौर छूटा उनका। जब तक दादा दादी थे इंदौर में, जब तक जाना आना होता था, लेकिन जब जब दादा दादी जी भी भोपाल शिफ्ट हो गए थे, तो फिर इंदौर छूट ही गया था। वैसे ही एक टाइम आएगा जब पापा मम्मी भी अब परमानेंटली पुणे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोगों के पास, तो हमारा भी भोपाल छूट ही जाएगा, फिर भोपाल में कुछ रहेगा नहीं। तो वही होता, लेकिन यादें तो हमेशा रहती, क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना हिस्सा वहाँ पे बिताया है। और जो मेन पार्ट आपके जीवन का रहता है, आपका बचपन, आपका स्कूलिंग, कॉलेज, तो बहुत सी यादें होती हैं। बड़े होने के बाद तो क्या है, फिर जहाँ काम, कर्म भूमि आपका सब कुछ हो जाती है। तो भोपाल जाना हुआ, फिर उसके बाद सब लोग मिले थे। एक्चुअली हम लोग 3 भाई हैं, तो बड़े भैया भी पुणे से, वो भी पुणे में ही रहते हैं, तो वो भी पुणे से भोपाल आए थे मम्मी पापा से मिलने, बीच वाले भाई से मिलने। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो एक बहुत अच्छा फैमिली गेट टुगेदर हुआ। हमारे बच्चे भी एक दूसरे से काफ़ी मिले जुले हुए हैं, तो उन लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा अपने कज़िन से मिलके, अपने सिबलिंग से मिलके। सब लोगों के एक ही एक बच्चे हैं, कोई और दूसरा है नहीं, तो कज़िन्स ही हैं जो रियल ब्रदर सिस्टर्स के बराबर हैं। तो वो लोग भी जब मिलते हैं तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। आजकल की जनरेशन का इन्जॉयमेंट थोड़ा अलग टाइप का होता है, टैब्स, मोबाइल्स में गेम वगैरह खेलना। तो
उनका अलग इन्जॉयमेंट होता है। बाकी हम लोग सब मिले थे तो सबने फिर प्लान भी बनाया है घूमने का। तो हम लोग एक बड़ी गाड़ी करके, जो अरबेनिया आजकल चलती है, वो करके हम लोग ओडिशा घूमने गए थे। ओवरनाइट का हमारा ट्रिप था। सुबह हम लोग निकले थे 9 साढ़े 9 बजे करीब, और ओरछा करीब 350 किलोमीटर है भोपाल से, लेकिन 7.5-8 घंटे लग जाते हैं, कंसिडरिंग थोड़ी गांव पड़ते हैं, बीच में शहर पड़ते हैं, और रोड्स उतनी अच्छी नहीं है कि गाड़ी एक स्पीड पे मेंटेन रहे। वरना 350 किलोमीटर मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में कवर होना चाहिए, पर 8 घंटे लग जाते हैं। और वैसे भी अरबेनिया मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी एक स्पीड लिमिट होती है, उससे ऊपर वो जाती नहीं है। तो हम लोग करीब 9:30 बजे निकले थे, और 5-5:30 बजे हम लोग ओरछा पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने मध्य प्रदेश टूरिज़्म का रिसोर्ट है, MPT बेतवा करके, वो हमने बुक किया था। तो वहाँ हमारा ओवरनाइट स्टे था। ओरछा काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब मुझे तो पता नहीं था ओरछा के बारे में पहले, लेकिन जाने के पहले थोड़ा सा गूगल किया था, और फिर वहाँ जाके हम लोगों ने घूमने के लिए गाइड किया, जिसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो मालूम चला कि भारत की हिस्ट्री कितनी महान है और कितनी विशाल है। और मतलब ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ पे एंशिएंट चीज़ें हैं, मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, वहाँ के बारे में आप जानकारी लेते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी अलग और कितनी अच्छी और विशाल है। वरना तो कहीं पर भी हमने किसी भी बुक्स में, कॉलेज में, स्कूल्स में कभी मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं कि ओरछा के बारे में हमने कुछ पढ़ा हो। लेकिन वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मालूम चली इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, जो कि भारतीय होने के हिसाब से हमें मालूम होना चाहिए, और हिंदू होने के हिसाब से हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे मंदिर जो हैं उनकी क्या खासियत है, क्या विरासत है, और जो हमारे फोर्ट्स थे उनकी क्या हिस्ट्री है, हमारे राजा महाराजा जो थे उनकी क्या हिस्ट्री है। तो वहाँ जाके मालूम चला। तो ओरछा का जो राम मंदिर है, जिसे राजा राम दरबार कहते हैं, राजा राम मंदिर कहते हैं, वो काफ़ी फेमस है। और ओरछा में एक जो फोर्ट है जो ओरछा के महाराज ने बनवाया था, जिसे 22 साल लग गए थे बनाने में, और 3 पीढ़ियों, मतलब जिस राजा ने बनवाया था वो राजा तो उस पर राज कर नहीं पाया, उसके बाद वाला राजा भी उस पर राज नहीं कर पाया, फिर जो आने वाला राजा था, जो राजा के बेटे थे, उन्होंने उस पर राज किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ के गाइड ने हमें बताई, और जो डिटेलिंग जो उसने बताई है फोर्ट में जाके, फिर जब हम उस नज़रिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है यार, इंडिया का आर्किटेक्चर भी कितना अद्भुत था, और कितना सोचा करते थे, कितना रिसर्च करते थे उस समय के लोग भी, जो आजकल इतना रिसर्च नहीं होता है। आजकल जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इतना रिसर्च नहीं करते हैं, और इतनी सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं जो उस टाइम में लोग सोचते थे, और उस हिसाब से वो बिल्डिंग्स, वो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते थे। राजा राम मंदिर की भी अलग कहानी है, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। जो वहाँ की रानी थी वो राम भक्त थी, जो राजा थे वो कृष्ण भक्त थे। राजा ने डिसाइड किया कि वो वृंदावन जाएंगे कृष्ण जी के उधर, और रानी ने डिसाइड किया कि वो अवध जाएंगी, अयोध्या, राम जी के दर्शन करने के लिए। तो उन राजा रानी में कहासुनी हो गई। तो राजा ने बोला कि अब तुम्हें इस ओरछा में तभी एंट्री मिलेगी अगर तुम वहाँ से राम जी को लेके आओगे वापस। तो ये बड़ी ही दुविधा थी रानी के लिए, लेकिन रानी फिर भी अपनी भक्ति के से परिपूर्ण वो अयोध्या जाती हैं दर्शन के लिए, और वहाँ पे जाके वो तपस्या करती हैं। राम जी को बोलती हैं कि राम जी, मेरे पति ने कहा है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो उन्होंने लगभग 1 महीने तपस्या की,
और उन्होंने राम जी से बोला कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं इधर ही सरायू नदी में कूद के अपनी जान दे दूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। तो जब राम जी एक महीने तक प्रकट नहीं हुए तो रानी ने जैसे उन्होंने कहा था कि मैं सरायू नदी में कूद जाऊंगी, वो नदी में कूद गई। और कूदने के बाद राम जी प्रकट हुए और उन्हें बचाया, और उन्होंने उनके साथ चलने के लिए राज़ी होगा, लेकिन राम जी ने उनके साथ 3 शर्तें रखी थी। पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, पर मैं ट्राई करता हूँ। पहली शर्त ये थी कि हम ओरछा से नहीं, अयोध्या से ओरछा का सफ़र जो है पैदल पूरा करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि ओरछा जाने के बाद एक बार जहाँ मुझे रख दिया गया वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा, फिर मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि वहाँ पे मेरा जो भी मंदिर बनेगा उसे शायद राजा राम मंदिर का नाम दिया जाए। ऐसा 3 शर्तें उन्होंने रखी थी, जो रानी मान गई। तो रानी ने चलना चालू किया पहली शर्त के मुताबिक। तो उन्हें लगभग 1 साल लग गया, 12 महीने लग गए अयोध्या से ओरछा पहुँचते हुए। कुछ तो ऐसा था कि इस टाइम से इस टाइम तक ही रानी को चलना है, तो वो उसी टाइम में रानी चलती थी, उन्हीं दिनों में रानी चलती थी। तो वैसे उनको पहुँचते पहुँचते 1 साल लग गया। राजा को मालूम चला कि रानी सचमुच राम जी को लेके आ रही हैं, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण चालू कर दिया था। लेकिन जब रानी पहुंची तो मंदिर पूरा हुआ नहीं था। तो जो रानी का महल था और जो वहाँ का किचन था, वहाँ पे रानी ने राजा ने बोला कि अभी तुम राम जी को यहाँ पे रख दो, जैसे ही हमारा राम मंदिर पूरा होगा तो हम बड़े धूमधाम से राम जी को वहाँ पे स्थापित कर देंगे। लेकिन रानी उस समय वो शर्त भूल गई जो राम जी ने बोली थी कि मैं एक बार जहाँ पे आपने रख दिया, जहाँ पे स्थापित कर दिया, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। तो वो शर्त रानी भूल गई थी। तो उन्होंने उन राम जी को किचन में रखा और राम जी फिर वहाँ से हिले ही नहीं। बहुत कोशिशें की सब लोगों ने उन्हें मूव करने की नए मंदिर में, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मंदिर खाली रहा जो राम जी के लिए बनाया गया था, और राम जी किचन में ही वहाँ पे स्थापित हो गए। तो वही जो महल और किचन है वही अभी राजा राम मंदिर के नाम से फेमस है। और जो मंदिर बनाया गया था फिर वहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की। तो ऐसा राजा राम मंदिर का इतिहास है, ऐसी कहानी है। बाकी जो फोर्ट की थोड़ी बहुत जानकारी है जो हमें गाइड ने दी थी, कहानी थी, वो मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस आ गया है। तो अभी के लिए मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।